चलिए जी, नमस्कार एंड वेलकम। आइए भाई, आज हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई कल वाली क्लास। उत्प्रेक्षा अलंकार ये है हमारा अगला अर्थालंकार। अर्थालंकार में अब तक हम पढ़ चुके हैं रूपक, उपमा। अब हम बात कर रहे हैं उत्प्रेक्षा की। ठीक है जी, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, वो जो उपमेय है। अब आई होप कि आपने रिवाइज कर लिया जो हमने कल पढ़ा था। जो उपमेय है, जिसकी तारीफ हो रही है, जो उपमेय है, जो छोड़ो, जो हमारा जो उपमेय है ना, हम ये संभावना दिखाएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि बराबर है, हम एक संभावना दिखाएंगे कि ऐसा लगता है कि यार ये तो उपमान है। मैं समझाता हूं कैसे। उपमेय के उपमान हो जाने की या होने की, उपमान होने की संभावना दिखाई जाएगी। देखना कैसे। संभावना दिखाई जाएगी। ठीक है जी। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बराबर है, जैसे हमने पहले कहा था चांद सा रोशन चेहरा। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि चांद सा रोशन चेहरा है, हम कह रहे हैं ऐसा लग रहा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, ऐसा है क्या सबके लिए? बताओ। ऐसा तो नहीं है सबके लिए, बताओ। ओ नालायक हो। चलिए जी, देखें। तो होगा क्या, हम कहेंगे कि मानो, इसकी पहचान क्या है। हिंदी में हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मानो, मनु, मानु, जनु, जानु। इस तरीके के जो शब्द हैं, एक और शब्द मैं आपको बताऊं, जैसे। कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं है, हम कह रहे हैं जैसे, जैसे कि ये हो। ठीक है जी, जैसे कि ये हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं जी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका पहले आपको बॉलीवुड का एग्जाम्पल दिया जाएगा। ठीक है जी, फिर कल की तरह पहले बॉलीवुड फिर काव्य आ जाए। पुष्कर बड़ा खुश हो गया बॉलीवुड के नाम से, देखो कि अब क्या मिल रहा है बॉलीवुड में। हाँ, हनी सिंह भी आ जाए कहीं गलती से तो मजा आ जाए। चलिए जी, तो पहले बॉलीवुड आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा हिंदी काव्य प्यारा प्यारा, फिर आ जाएगा हमारा इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बॉलीवुड का। बॉलीवुड का एग्जाम्पल ये है कि एक गाना सुना होगा आपने। गाना तो ये मैं हूं ना में सुना होगा, जिस फिल्म में वो तो मैंने भी नहीं सुना। मूवी है एक, सुना है ये, एक लड़की को हाँ देखा तो ऐसा लगा जैसे, देखा है, सुना होगा। लगा, फिर ये जैसे, ये नहीं कहा कि ऐसा लगा, ये नहीं बोला एक लड़की को देखा तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा नहीं। जैसे, जैसे का मतलब क्या है, वहां पे एक कंपैरिजन हो रहा है कि मान लो। ठीक है जी, कि मान लो तो क्या कहा जा रहा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। जैसे यहाँ पे एक अजम्पशन को शो कर रहा है, रियल कंपैरिजन नहीं कर रहा। हम उसकी तुलना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे, जैसे क्या हो, खिलता गुलाब जैसे। सुना है ये? जैसे, ये असली तो मैंने भी नहीं सुना, मैं हूं ना में सुना है जब शाहरुख भाई गाते हैं ना, जैसे खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, वन में हिरन जैसे, मंदिर में हो कोई जलता दिया। सुना है सबने? अरे गजब, मेरे को भी इतना सही आता। ठीक है, शायर का ख्वाब एटसेट्रा, पूरा गाना नहीं लिखेंगे। दिस इज योर एग्जांपल फ्रॉम बॉलीवुड। ठीक है जी, ये तो बॉलीवुड का हो गया। अब हमारे आदरणीय प्यारे प्यारे हिंदी काव्य की बात करते हैं। हिंदी काव्य में भी बातें समझाता हूं मैं आपको कैसे। हिंदी काव्य में एक लाइन कही जाती है, सोहत ओढ़े पीतुपट। समझना, सोहत, सोहत या सोहत, सोहत हाँ, सोहत ओढ़े पीतुपट। ठीक है जी, सोते हुए ओढ़ते हैं पीतुपट, मतलब पीले कपड़े। पीतुपट कौन? हमारे कृष्ण जी। श्याम, श्याम मतलब श्याम, हमारे कृष्ण। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, कौन? हमारे सलोने यानी सुंदर से हमारे कृष्ण। गात मतलब शरीर।
ठीक है जी। अपने शरीर पर पीले कपड़े कौन पहने हुए हैं? श्याम सलोने, यानी थोड़े थोड़े से डार्क कलर के हमारे सुंदर से कृष्ण जी। और क्या कहा गया है कि मनो नीलमणि सैल पर, मनो, मनो मतलब मानो, कि जो नीलमणि का सैल है, मनो नीलमणि सैल पर, इट्स मणि, सॉरी, इट्स नीलमणि, या इट्स नीलमणि सैल पर, मनो नीलमणि सैल पर, आतप परयो प्रभाव, आतप, नहीं, आतपो परहो, अबे नोट मत कर देना, साथ में रुक जाओ पहले, आतपो परयो प्रभाव, ये हमारा हिंदी काव्य का उदाहरण है। इसमें क्या कहा गया है समझें, कि भाई जब सोहत, सोहत मतलब सुहावने लगते हैं कौन? श्याम, जो कि पीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो ऐसा लगता है जब पीले कलर के कपड़े श्याम पहने हुए हैं, हमारे कृष्ण पहने हुए हैं, तो ऐसा लगता है, मानो, मनो मतलब क्या है? मान लो, मान लो कि क्या हो? नीलमणि शैल मतलब एक ऐसा शैल, एक ऐसा पर्वत जो नीलमणियों से भरा हुआ है, ब्लू स्टोन्स वाला है, वहां पे सूर्य की पीली पीली धूप आ रही हो। तो जिस तरीके से नीले पहाड़ पर जब पीली धूप आ रही होती है, तो जो सीन बनता है वो सेम सीन बनता है जब हमारे नीले कृष्ण जी हमारे पीले कपड़े पहनते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हिंदी काव्य का उदाहरण। इसको भी नोट कर लें जल्दी से, इसको नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले, नोट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, मैं एरेस करूंगा तुरंत, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब इसका इंग्लिश का एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। इंग्लिश में भी हमारे, ये मैं सिखा चुका हूँ आई गेस अपने वाले स्टूडेंट्स को, तो जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं जो रोज ग्रामर पढ़ते हैं हमसे, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर भी। इंग्लिश में क्या होता है, कई बार हम लोग एक इमेजिनेशन लगा देते हैं कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो राजा हो, वो तो ऐसे शर्माता है जैसे कि लड़की हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब हम बातें करते हैं, ऑफ कोर्स एक कंपैरिजन होता है। इस तरीके से इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, वर लगा देते हैं, जैसे इफ ही वर किंग, जैसे मानो वो राजा होता। इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वो राजा हो, ही बिहेव्स, है नहीं, हो उत्प्रेक्षा हो गया ना, मान लो कि वो राजा होता, ही बिहेव्स एज इफ ही वर, ही वॉज नहीं, ही वर किंग। ठीक है जी, ज्यादा मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है वो हम फ्री में नहीं पढ़ाते। ठीक है जी। तो एज इफ ही वर अ किंग, तो मैं एग्जांपल दे दिया आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में मैं। चलिए जी, अगला अलंकार, इसको पहले नोट कर लें जल्दी से, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले पे आएंगे हम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही शानदार अलंकार आपका इंतजार कर रहा है। वेरी गुड, कोई दुविधा तो नहीं है ना? ग्रामर के बारे में मत पूछना भाई साहब। चलिए भाई साहब, आगे बढ़े। मैं क्षमा चाहूंगा, ग्रामर के बारे में मैं सिर्फ क्लास में बता पाऊंगा आपको, ग्रामर वाली तो जो हमारे 10th 12th वाले बाद में पूछ लें, यहाँ नहीं बता सकता मैं। चलिए भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला जो हमारा अलंकार है उसका नाम है भाई मानवीकरण। बहुत ही ज्यादा आसान, इससे आसान कुछ है ही नहीं। मानवीकरण अलंकार, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, इंग्लिश में भी आता है ये। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, बात को समझे, नाम से समझ में आ रहा है, मानवीकरण यानी इंसान बनाना पड़ रहा है, इंसान है नहीं,
इंसान बनाना पड़ रहा है हमें कविता में। कैसे? देखो भाई, दो, इन दुनिया में देखो बहुत सारी चीजें हैं। एक होता है इंसान, एक होता है पशु, एक होता है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है जी, तीन तरह की चीजें बेसिकली होती है। एक होता है इंसान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में, जिसके पास मन है। दूसरा होता है जो लिविंग तो है बट इंसान नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाय, बैल, बकरी, जानवर, कोरोना वायरस, ऐसी चीजें। फिर आती है जो चीजें नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि पेड़, बिल्डिंग, चश्मा, आंखें। आंखें इज अ नॉन लिविंग थिंग, याद रखना। आंखें, कान, ये नॉन लिविंग। जीभ नॉन लिविंग है। ठीक है जी, तीन तरह की चीजें हैं। इनमें से अगर बाकी की दो चीजें, मानव के अलावा बाकी की दो चीजों के लिए हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं जो सिर्फ इंसान कर सकता था, तब हम कहेंगे उसको मानवीकरण। यानी जो इंसान नहीं है, जो काम सिर्फ इंसान कर सकता है, हम किसी और से करवा रहे हैं उसको, उसको हम कहते हैं मानवीकरण। ठीक है जी। मैं इसका भी एग्जांपल ये मैंने खुद ढूंढा है अपने बॉलीवुड के एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने गाने सुने हैं आज तक। सबसे पहले बॉलीवुड का एग्जांपल, अच्छा डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। जब किसी निर्जीव वस्तु या पशु को की तुलना जीवित व्यक्ति से हो, या फिर कह सकते हो जब किसी, या तो कोई निर्जीव वस्तु, सॉरी फॉर द राइटिंग, किसी निर्जीव वस्तु, आई गेस नहीं दिख रहा होगा, ये क्लियर में लिख देता हूँ। किसी निर्जीव वस्तु या पशु में मानव के गुण दिखाई दे, जब मानव के गुण कह सकते हो, लक्षण कह सकते हो, लक्षण दिखा रहे हैं हम लोग मानव के, गुण या फिर लक्षण दिखाए, दिखाए जाए, मतलब हम लोग एक नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पर जानवर के लिए क्या कहेंगे? स्माइल। जैसे बंदर स्माइल कर रहा है, बंदर स्माइल करता है क्या असली में? और मुंह फाड़ता है लेकिन स्माइल नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही रास्ता, रास्ता नहीं चलता, हम चलते हैं। पर बॉलीवुड का एक गाना है जहां पे रास्ता चलता है, बताओ कौन सा, कोई बताएगा? एक गाना है जिसमें कहते हैं रास्ता चल रहा है, बताओ कौन सा है? तब तक मैं लिखता हूँ फिर, बोले कोई याद है किसी को वो गाना? बहुत फेमस मूवी गई थी वो, शाहिद की है वो भी। कोई बात नहीं, अरे एक दो लोगों ने लिख दिया, गजब। शाहिद कपूर की मूवी है, बहुत ही शानदार गाना है। हम जो चलने लगे, सुना है? हम जो चलने लगे, यहां तक तो बराबर है, हम चल सकते हैं, हम इंसान है। आगे क्या कहते हैं कि चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर चलने लगे हैं ये रास्ते ना। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। सुना होगा सबने, ये गाना बहुत शानदार गाना है। हाँ, ये भी अच्छा है। मैं ठहरा हुआ समी चलने लगी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा चलने लगे हैं रास्ते। भाई रास्ते कहीं नहीं चलते, रास्ते जो नॉन लिविंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? रास्ते चलने लगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? रास्ते का मानवीकरण। ठीक है जी, मानवीकरण। ऐसे बहुत सारे गाने से, मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं, सुना है मेरे यार सा हंसी, यहाँ तक ठीक है। अब फिर हमने क्या कहा? चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं, नहीं, सुना है? तो हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि चांद ने कहा। भाई चांद कैसे बोलेगा? तुम बोल सकते हो चांद के बारे में, चांद नहीं बोल सकता। ठीक है जी, तो ये भी एक तरह का मानवीकरण है। चाहो तो वो भी लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल आपके लिए, लो, लो ना ये। चांद ने कहा, ये तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं। ये दोनों ही आपके काय के हो गए भाई? बॉलीवुड के एग्जाम्पल हो गए। ये तो हो गया बॉलीवुड का। अब एक इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक बहुत ही ज्यादा शानदार एग्जाम्पल मैं और लिखने वाला हूँ अभी, बहुत ज्यादा शानदार। हाँ, हिंदी काव्य का भी लिखूंगा एग्जाम्पल, डोंट वरी। मजा आ रहा है बोलो? क्योंकि जो भी लोग एक भी मिनट लेट हुए हैं ना, 7:40, 7 नहीं, कितना बोला था मैंने, 6:45, सब वेटिंग रूम में। अभी कम से कम 10 लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं आपके। हाँ, जितने भी लोग टाइम पे आएंगे उनको मजा आना चाहिए। पंचुअलिटी इज अ मस्ट। बैठे रहने दो इनको वेटिंग रूम में अब। ऊपर वाली लाइन को क्या कहेंगे? ऊपर वाली लाइन को, भाई लाइन को कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ पे सिर्फ रास्ते का मानवीकरण हुआ है, रास्ते का नाम मानवीकरण नहीं है। लाइन तो वो पद ही रहेगा ना, पंक्ति।
लाइन का नाम थोड़ा ना है। चलिए मैं रेस करके अब आपको एग्जांपल देता हूँ हिंदी काव्य के। गाने सुनने का फायदा है, मुझे पता नहीं था कि मतलब मैंने आज तक इतने सारे गाने सुने वो यहाँ काम आएंगे जाके, कि गाने में अपन अलंकार ढूंढेंगे। किसी किताब विताब में तो ऐसे लिखा होता नहीं है, किताब में तो लिखे होते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल काव्य के, ठीक है, बट डायरेक्टली काव्य के एग्जाम्पल आप समझ नहीं पाओगे, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। देखिए, अब जैसे एक पोयम की लाइन है कि मेघ आए बन ठंड के सवर के, समझो बारिश हो रही थी तो उसके लिए कहा गया, बारिश के लिए बादल छा गए, तो मेघ आए, यहाँ तक तो ठीक है। पर मेघ कैसे आए हैं, बन ठन के सवर के, इसका क्या मतलब हुआ भाई? मेघ कैसे बनेंगे ठनेंगे, कैसे सवरेंगे? नहीं सवर सकते ना, ठीक है जी, नहीं सवर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा हुआ मानवीकरण, क्योंकि इनका लक्षण नहीं है, ये तो स्त्रियों का काम होता है, हमारी ये फीमेल्स का काम होता है, नहीं है? लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक क्या बोलते हैं, हाँ लाली लिपस्टिक बोलते हैं ना, लाली लिपस्टिक लगाना। आजकल लड़कों का भी हो गया है, हाँ जेल चाहिए जेल। हाँ लड़कों को भी आजकल चाहिए जेल, डी टैनिंग। चलिए जी, तो बेटा ये मानवीकरण हो गया। ऐसे ही हमारे आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है जी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम लिखी है, गीत अगीत। सीबीएसई अगर किसी ने पढ़ा है यहाँ पे, एनसीईआरटी या कोई पढ़ रहा है तो एनसीईआरटी में आई गेस 6 से 10 के बीच में कहीं पे ये पोयम आती है। उसकी मैं लाइन आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है जी। गाकर गीत विरह के टटनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना। नाम लिख देता हूँ पहले मैं, कविता का नाम है गीत अगीत, इसके लेखक हैं आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह, शॉर्ट में इनको बोलते हैं दिनकर, हमारे हिंदी काव्य का सूर्य है ये, ठीक है जी। गाकर गीत विरह के टटनी, गाकर गीत विरह के टटनी, टटनी बेटा आपने पर्यायवाची याद किया होगा, टटनी नदी का पर्यायवाची होता है वेगवती बहती जाती है। वेग, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, स्पीड। वेगवती बहती जाती है, तो वेग वाली, स्पीड वाली, बहती जाती है यानी चलती जाती है। दिल हल्का कर लेने को, दिल हल्का कर लेने को, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। बेटा उपले सबने देखे होंगे, उपले, हाँ जो गांव में रहते हैं उन्हें बनाए भी होंगे पक्का उपले, गोबर के कंडे बेटा। जनरली ग्वालियर वाले हम लोग गोबर के कंडे बोलते हैं, उपले बहुत कम बोलते हैं। यूपी वाले उपले बहुत बोलते हैं। उपलों से कुछ कहती जाती है, उपलों से कुछ, वैसे तो बड़ी पोयम है, पूरी लिखूंगा नहीं मैं, इतनी लिखूंगा, कहती जाती है। तो क्या कह रहे हैं दिनकर जी, वैसे आगे उपलों का भी डायलॉग है, सुना देता हूँ मैं खाली। फिर वहां पे गुलाब बोलता है, तट तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी इस जग को गीत सुनाता। ये इसके आगे की लाइन है, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम जाएगा उसमें बहुत, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो बेटा गूगल पे पढ़ लेना, ठीक है, सर्च कर लेना गीत गीत, गीत गीत बाय रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसमें हो क्या रहा है, आपने क्या कहा, गाकर गीत विरह के टटनी, टटनी हो गई नदी, नदी कैसे गाएगी? हम कह रहे हैं नदी गाती है, यानी नदी का जो स्वर है कल कल करता हुआ, हम क्या कह रहे हैं कि वो स्वर गाती है। जो रास्ते में कंडे पड़े हुए हैं, उपले पड़े हुए हैं, उनको वो अपने गीत सुना रही है विरह के, अपने समस्या के, ठीक है जी। तो ये मानवीकरण हो गया। इज इट क्लियर? कहती जाती है, सुनाती है, ये सब क्या हो गया आपका मानवीकरण। चलिए जिसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब आपको मैं इंग्लिश का एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने अगर हिंदी मीडियम वाला कोई है, हिंदी मीडियम को समझ में आएगा, ये शायद आज ज्वाइन नहीं किया हिंदी मीडियम ने, लेट आए थे। हिंदी मीडियम की ही एक पोयम है ये। बादाम खाते हैं बेटा अपन, याद है सब। हम्म, चलिए जी, आई होप इट्स डन।
चलिए जी, आई होप इट्स डन। अब इसका बेटा मैं इंग्लिश में एग्जांपल देता हूँ आपको। इंग्लिश में हमारे हिंदी मीडियम में एक पोयम पढ़ाई जाती है जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड रिवर, चैप्टर 13, क्लास 12th, जनरल इंग्लिश। जलालुद्दीन रूमी जी की ये कविता है, बहुत ही खूबसूरत। तो वहां पे क्या होता है, फॉरेस्ट और रिवर वो दोनों आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं। जैसे आप और आपके दोस्त कई बार होंगे जो एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहता है काश मेरी जिंदगी तेरे जैसी होती, कितनी आजादी है। दूसरा वाला कहता है भाई काश मेरी जिंदगी तेरे जैसी होती, कितना डिसिप्लिन है तेरी लाइफ में, तेरे पास केयर करने वाले लोग हैं। तो हमारी जिंदगी में नहीं होता, जो हमारे पास है वो दोस्त के पास नहीं है, जो दोस्त के पास है वो हमारे पास नहीं है, है ना जी। सेम होता है जंगल और नदी में। तो फॉरेस्ट एंड रिवर आपस में बात कर रहे हैं इनकी पोयम में। किसकी पोयम में? जलालुद्दीन जलालुद्दीन रूमी की पोयम में क्या कहते हैं देखना। जो फॉरेस्ट है वो क्या कहता है, आई विश आई वर लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह होता। अब कहने की बात है, विश करने की बात है, तो ऑफ कोर्स ये फॉरेस्ट सेट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कह रहा है, फॉरेस्ट कैसे कहेगा, यानी ये यहाँ पे हो गया मानवीकरण। आगे भी लाइन है, टू द रोरिंग रिवर, सेट द फॉरेस्ट टू द रोरिंग रिवर। किसको कहा? रोरिंग रिवर को। रोअर करना किसका काम होता है? शेर का या इंसान का, दहाड़ना, जोर से चिल्लाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है नॉन लिविंग वो विश भी कर रहा है और वो क्या कह रहा है, कह भी रहा है। तो कहना और विश करना दोनों कैसे हैं, इंसानों के काम है ना जी। अब आप बोलोगे सर वो नॉन लिविंग और लिविंग वाली बात हो गई, है ना जी, बोलो बोलो। नॉन लिविंग लिविंग वाली आप बोलोगे सर पेड़ तो लिविंग बीइंग होता है उस हिसाब से तो। ठीक है जी, तो देखो भाई, जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग की दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक लिविंग का मतलब होता है जिसमें भूख है, जो ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट को लिविंग बीइंग क्यों बोलते हैं? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव किया था। क्यों किया था? क्योंकि प्लांट को महसूस होता है, सही बात है। प्लांट मरता है, बिल्कुल सही बात है। प्लांट न्यूट्रिशन को लेके ग्रोथ करता है, पेड़ बनता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है। हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मानव, जब हम वर्ड बोलते हैं तो मानव का मतलब ये नहीं होता जो मर रहा है, जो जी रहा है, जिसको दर्द हो रहा है। वो जिसके पास इमोशंस है। तो प्लांट्स के पास इमोशन नहीं होते, प्लांट्स को तकलीफ होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, बट इमोशंस आर नॉट देयर इन द प्लांट्स। ठीक है जी, वरना तो पेड़ हमको फल देना बंद कर चुके होते, ऑक्सीजन देना बंद कर चुके होते कि तुम मेरे को काट रहे हो। तो उनमें इमोशन नहीं होते, शुक्र मनाओ, वरना इंसानों की क्या हालत होती। ठीक है जी, तो उस वाले लॉजिक के हिसाब से, इमोशन वाले लॉजिक के हिसाब से, जो फॉरेस्ट है दैट इज अ नॉन लिविंग बीइंग। तो नॉन लिविंग बोल रहा है, नॉन लिविंग सोच रहा है, सो ये हो गया आपका मानवीकरण। इसी के साथ हम अपने आखिरी अलंकार पर आ गए। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम आखिरी अलंकार की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जी, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, बहुत मुबारक हो बेटा। इसी तरीके से क्यूरियस बने रहो, आगे बढ़ते हैं। देखें जी, आखिरी जो है उसका नाम है अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोल। आखिरी जो हमारा अलंकार है इसका नाम है अतिशयोक्ति, आदर्श य अतिशयोक्ति। जब कुछ अति बोल दिया, ओवर बोल दिया, हाइपर तरीके से हमने बोला, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल। मतलब क्या है, हमने इसमें किसी बात को, हाँ, हमने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला। इसको ऐसे लिख दो सिंपल भाषा में, किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। जैसे मैं कहूँ ना, बोलते नहीं हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, तो लिटरली पॉसिबल है क्या? तो जो कागज छोड़ना है आप उसमें वो स्टेपलर लेके कट कट छेद करोगे यार, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नहीं बोलते एक लात मारूंगा चांद पे जाके गिरेगा, अब लिटरली पॉसिबल है। चांद पे जाके लात से जा रहे होते तो काय को खर्चा करते हम लोग इतना फिर, है ना? 1-2 लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं एक मिसाइल में, तो हम क्यों करते अगर ऐसा होता कि एक लात मारूंगा चांद पे गिरेगा? ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना है। ठीक है जी, इज इट? इसी तरीके से बॉलीवुड में हुआ। अब बॉलीवुड में एक सॉन्ग आया, ये भी मुझे याद आ गया था। एक सॉन्ग था ऐ खुदा, उसमें क्या बोला जाता है कि मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे लिख दूं क्या? लो, ये अरिजीत सिंह ने गाया, लिखा पता नहीं किसने।
ये है मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, हर एक पन्ने पे। इसके अगली लाइन है देखो, यही मुझे खुद याद आ गया था, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा कहीं से। और उसके आगे क्या था, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे जीते जी बाद मरने के, मैंने हर कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, है ना। ऐ खुदा, ठीक है, गाना नहीं है अपन को, सिर्फ इतना समझ लो। अब यहाँ पे लॉजिक वाली बात यह है कि चलो ठीक है, मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे समझ में आता है, मेरे जीते जी भी समझ में आता है, मरने के बाद लाइफ होती है। लॉजिकल है क्या, आपको लॉजिकल सोचोगे ऐसा होता है क्या? हाँ, मैथोलॉजी कहती है, जैसे क्रिश्चियन मैथोलॉजी कहती है कि 3 तरह के नर्क होते हैं, वहां पे जाते हो, ठीक है जी। हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि 500 से ऊपर तरह के नर्क होते हैं। एक सुना होगा आपने, अपरिचित देखी होगी ना, वो लिखा हुआ है हिंदी मैथोलॉजी में, गरुड़ पुराण में, एक क्रीमी भोजनम या और भी ऐसे कुछ, ठीक है जी। क्रीम भोजनम, ग्रीष्म, ऐसे कुछ बहुत सारे लिखे हुए हैं, जहाँ पे वो कुत्ते हमको काट खाते हैं और पकोड़े तलता है यमराज हमारे, ठीक है जी। वो तमाम चीजें हैं, वो सही बात है। तो वो मैथोलॉजी है। रियलिटी में क्या है, डेथ के बाद कोई किसी का नहीं होता। अब नर्क में भी चले जाओगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि भगवान सही में किस्म लिख देगा आपके मरने के बाद उसका, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है जी। तो ये क्या हो गई, अतिशयोक्ति, ये हो गया आपका बॉलीवुड का एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी बोल दिया, ओवर बोल दिया, ठीक है जी। ये आपका बॉलीवुड का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं ले लेता हूं आपको इसका एग्जाम्पल हिंदी काव्य का। आप सबने सुना हुआ है, आप सबने चेतक की कविता सुनी होगी, सुना है। रणबीच चौकरी भर भर करके तक चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। सुना है सबने ये? क्या खूबसूरत सी पोयम है ना। उसी में लाइन आती थी एक आगे इसके, जो तनिक हवा से बाग हिली, सुना है, जो तनिक हवा से बाग हिली, बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। हमारे चेतक के लिए कहा गया है, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फ्री नहीं, राणा मतलब यहाँ हमारे प्रताप जी के लिए, राणा प्रताप जी के लिए बोला गया है। और राणा की पुतली फ्री नहीं, राणा की पुतली फ्री नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका मतलब क्या है, क्या कहा गया है कि भाई जो तनिक हवा से बाग, बाग मतलब जो हाथ में अपनी लगाम होती है, कि अगर हवा से भी लगाम हिली तो चेतक इतनी स्पीड में सीधा भाग जाएगा कि राणा की पुतली, पुतली मतलब होता है हमारा आई के अंदर रेटिना होता है, कि राणा का रेटिना भी नहीं हिला और उतनी स्पीड में घोड़ा मुड़ गया, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति है। देखो किसी की स्पीड कितनी भी तेज हो, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी तेज नहीं होती कि सही में बंदा घोड़ा उड़ने लगे। यूनिकॉर्न तोड़ना है भाई साहब, परियों वाला घोड़ा तोड़ना है, ये सोनपरी थोड़ा चल रहा है, समझो। सोनपरी या सिंड्रेला तो चल नहीं रहा। राणा प्रताप भले बहुत महान थे, उनका 70 किलो का भाला था, 110 किलो का उनका आर्मर था, 50 किलो की तलवार थी, है ना। वो पूरा सबसे ऊपर फेंकते थे, आजकल तो गोली उतनी ऊपर ना जाए जितना ऊपर उनका भाला गया था, वो सब मैं मानता हूँ। बट उनका घोड़ा भी बहुत अच्छा था, पर इतना अच्छा नहीं था कि वो उड़ता हो, चलता ही था वो जमीन पे ही, ठीक है जी। वो कोई सोनपरी नहीं चल रहा कि वो पंख निकलेंगे उड़ जाएगा, यूनिकॉर्न नहीं था वो। तो ये जो उड़ने वाले बात है ये अतिशयोक्ति है। फिर कह दिया कि उनकी पुतली भी नहीं हिली, मतलब इतनी कितनी स्पीड होगी कि तुम्हारी आंख भी मूव नहीं कर पा रही और घोड़ा टर्न लेके आगे बढ़ जा रहा है। दिस इज अतिशयोक्ति, ठीक है जी, दिस इज अतिशयोक्ति। इसका भी स्क्रीनशॉट लें और समझें इसको। फिर हम आखिरी एग्जाम्पल पे आएंगे इंग्लिश का। फिर आखिरी एग्जाम्पल इंग्लिश का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, गुड। अब आ जाए हम। अब जैसे हमारे यहाँ पे महाभारत है ना, महाकाव्य, इस दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, वैसे ही अंग्रेजों में एक, हमारे जितना बड़ा तो नहीं, पर एक काफी बड़ा एक महाकाव्य है, हमारे जितना बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया जितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन
और इंडिया इंडिया जितना बड़ा महाकाव्य महाभारत वो तो कहीं हो ही नहीं सकता जी। इंडियंस को लिखने की आदत है, क्या करें, 1 लाख श्लोक हमारी महाभारत में है। तो वैसा ही एक छोटा सा है द इलियाड। हालांकि महाभारत बहुत पुराना है, ये इतना पुराना भी नहीं है। द इलियाड ये लिखा है होमर ने। महाकाव्य है ये एक तरह का, और इसमें एक लाइन आती है जहां पे गॉड मार्स, जैसे हमारे यहाँ देव होते हैं ना, सूर्य देव, पवन देव, ठीक है जी, शिव जी भगवान होते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजों में जो मंगल ग्रह है ना मार्स, वो भगवान है। तो वहां के जो भगवान है ना गॉड मार्स, उन्होंने एक बार कहा था, एक डायलॉग कहा था। वो डायलॉग क्या कहा था, उन्होंने चिल्लाया था, जो राइटर है वो कहते हैं कि मंगल ग्रह ने यानी मंगल देव ने इतनी जोर से चिल्लाया, और क्या कहा, कितनी जोर से, as loudly as loudly as 9 or 10,000 मैन। तो होमर ने लिखा है अपने इलियाड में कि जो मंगल देव है, जो मंगल देव गॉड मार्स है, उन्होंने इतनी जोर से चिल्लाया जैसे 9 या 10 हजार लोग एक साथ चिल्ला रहे हो। तो देखो अतिशयोक्ति है ना, कि भाई देखो चिल्लाना ठीक है, आप 1 जना 2 जना 10 जने ठीक है, लिटरली पॉसिबल है कि एक जना 9 हजार लोगों जितना चिल्ला ले? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल भाई, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये अतिशयोक्ति है। चलिए जी, इसी के साथ बेटा जी हमारा अलंकार आपके एग्जाम के हिसाब से एंड होता है। उभय अलंकार भी है, आपके एग्जाम में आना है नहीं तो हम काय कोस में अभी दिमाग लगाएं, ठीक है जी। तो आई होप आपको मजा आया होगा इसमें। चलिए जी, ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 7:30 से हमारी क्लास है, फिर